इस वीडियो में हम बात करेंगे गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग से जुड़े हुए सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक और साथ ही साथ सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले चौथी शताब्दी ईस्वी की शुरुआत में भारत में राजनीतिक परिस्थितियाँ क्या थीं, गुप्त साम्राज्य का विस्तार और सुदृढ़ीकरण कैसे हुआ, गुप्त शासकों के उत्तराधिकार का क्रम और गुप्तों के अंतर्गत प्रशासन, अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति कैसी थी, और अंत में पढ़ेंगे कि गुप्तों के पतन का क्या कारण था। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं चौथी शताब्दी शुरुआत में यहाँ पर भारत में राजनीतिक परिस्थितियाँ क्या थी। तो अगर बात की जाए तो चौथी शताब्दी की शुरुआत में भारत में कोई बड़ी राज्य संरचना मौजूद नहीं थी। उत्तर मौर्य काल में उत्तर भारत और दक्कन में दो राज्यों का उदय हुआ। ये उत्तर भारत में कुषाणों का राज्य और दक्कन के सातवाहनों का राज्य था। यद्यपि कुषाण एवं शक सरदारों का शासन चौथी शताब्दी ईस्वी के प्रारंभिक वर्षों तक जारी रहा, लेकिन उनकी शक्ति काफी कमजोर हो गई थी और सातवाहन वंश का शासन तीसरी शताब्दी ईस्वी के मध्य से पहले ही लुप्त हो गया था। इस समय कोई बड़ी राजनीतिक शक्ति सत्ता में नहीं थी, परंतु छोटी छोटी शक्तियों का शासन कायम रहा था और नवीन परिवारों के शासकों का उद्भव हो रहा था। इसी राजनीतिक स्थिति के बीच गुप्त नाम के वंश ने चौथी शताब्दी ईस्वी के प्रारंभिक समय से अपने साम्राज्य को बनाना प्रारंभ किया था। अब हम बात करते हैं किस क्षेत्रों में गुप्त काल के समकालीन और गुप्त काल का विकास कैसे हुआ। सबसे पहले है उत्तर पश्चिमी और उत्तर भारत। तो उत्तर पश्चिमी उत्तर भारत की बात की जाए तो तीसरी शताब्दी ईस्वी के मध्य से पहले ही ईरान के ससानियों द्वारा कुषाणों की शक्ति काफी कम कर दी गई थी। इसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत के शक्तिशाली कुषाण राजा ससानियन राजाओं के अधीन उनके सरदार मात्र बनकर रह गए थे और ससानियन राजाओं का आधिपत्य सिंध एवं अन्य राज्यों तक फैल गया था। वहीं अगर बात की जाए मुद्रा शास्त्र की, तो मुद्रा शास्त्र के प्रमाण यह दर्शाते हैं कि कुषाणों की कई शाखाएं अफगानिस्तान, कश्मीर और पश्चिम पंजाब में शासन करती रहीं। उनमें से कुछ प्रारंभिक गुप्त शासकों के समकालीन थीं। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ अन्य भागों से प्राप्त हुए पुराने सिक्के यह दर्शाते हैं कि इन क्षेत्रों में कई गणतंत्री राज्यों का अस्तित्व था और ये वे राज्य थे जिन पर किसी एक राजा का राज नहीं था और जिन गणतंत्रों को गुप्त शासक समुद्रगुप्त ने विजित किया था उनमें मुद्रस पंजाब में स्थित था एवं योधेय वर्तमान हरियाणा में केंद्रित थे और मालव राजस्थान में स्थित था। नेक्स्ट बात की जाए नागाओं की, तो नागाओं की यहाँ पर बहुत सी शाखाओं का उल्लेख हुआ है जो कुषाणों के पतन के बाद मथुरा तथा अन्य केंद्रों पर उत्तर भारत में काफी शक्तिशाली हो गए थे। जिन उत्तर भारतीय शासकों को समुद्रगुप्त ने पराजित किया था उनमें से कुछ निश्चित रूप से नागा जाति के थे। तो यहाँ पर बात की जाए अगर उत्तर पश्चिमी उत्तर भारत में, तो यहाँ पर नागाओं की बहुत सी शाखाओं का उल्लेख मिला है। नेक्स्ट बात करते हैं हम पश्चिम भारत की। अगर हम पश्चिम भारत की बात करें तो पश्चिम भारत में क्षत्रप तब तक शासन करते रहे जब तक कि चौथी शताब्दी ईस्वी के अंत में वे गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय से हार नहीं गए थे। प्राचीन विदर्भ में वाकाटक नाम से जाने जाने वाला एक शक्तिशाली परिवार तीसरी शताब्दी ईस्वी के मध्य में उभरा। वाकाटक और गुप्त शासकों के बीच वैवाहिक गठबंधन ने उन्हें एक दूसरे के निकट ला दिया था। इन वैवाहिक गठबंधन क्या हुए थे ये हम आगे जानेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं दक्कन और दक्षिण भारत की। यहाँ पर कैसे विस्तार हुआ, तो दक्कन में सातवाहनों के पतन के बाद विभिन्न हिस्सों में नए शाही परिवार उभरे। तटीय आंध्र में इक्ष्वाकुओं, सलनकैनों और अन्यों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वहीं अगर कर्नाटक की बात की जाए तो कर्नाटक में कदम्ब शक्तिशाली रूप में उभरे। तमिलनाडु में पल्लवों ने तीसरी शताब्दी कॉमन एरा के मध्य से 9वीं शताब्दी कॉमन एरा तक शासन किया। तो ये थी बात दक्कन और दक्षिण भारत की।
नेक्स्ट हम बात करते हैं राजनीतिक इतिहास के बारे में। गुप्तों का राजनीतिक इतिहास क्या था? यहाँ पर हम बात करते हैं कि गुप्त वंश की वंशावली और प्रारंभिक इतिहास के बारे में बहुत कम जानकारी है। वहीं बात की जाए कि अगर इनके नामों में गुप्त शब्द का प्रयोग होने से एक तर्क यह भी दिया गया है कि सातवाहन शिलालेख में प्रयोग हुए शिवगुप्त के साथ उनके वंश की उत्पत्ति का संबंध है। विभिन्न विद्वान उनकी उत्पत्ति के स्थान के विषय में विभिन्न स्थानों का नाम बताते हैं। कुछ बंगाल में, कुछ बिहार में और कुछ उत्तर प्रदेश में उनकी उत्पत्ति का स्थल बताते हैं। तो निम्नलिखित तर्कों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि गुप्तों की उत्पत्ति का स्थल पूर्वी उत्तर प्रदेश था। तो वो क्या क्या तर्क हैं, आइए उनके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहला है इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, जिसमें गुप्त वंश के प्रारंभिक शासक की उपलब्धियों को उल्लेखित किया गया है। वह इसी क्षेत्र में यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थित है। प्रारंभिक गुप्तों के क्षेत्रों के विषय में पुराणों में जो विवरण दिया गया है उससे भी इसका संकेत मिलता है। कुछ संभावना यह भी दर्शाई जाती है कि तीसरी शताब्दी सी के अंतिम दशकों में कुषाण शासकों की एक शाखा के सहायकों के रूप में उत्तर पश्चिम भारत में गुप्त शासक शासन करते थे। साहित्यिक एवं पुरातात्विक स्रोतों से स्पष्ट है कि वे चौथी शताब्दी के दूसरे शतक में स्वतंत्र शासक हो गए थे। वहीं अगर बात की जाए शिलालेखों की, तो शिलालेख बताते हैं कि श्रीगुप्त प्रथम राजा था और उसके बाद घटोत्कच राजा हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम पहला स्वतंत्र राजा था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि को धारण किया था। मगध में अपनी स्वतंत्रता को घोषित करने के बाद लिच्छवियों के साथ वैवाहिक संबंधों की मदद से उसने अपने राज्य का प्रसार किया। इस संबंधों की जानकारी हमें एक विशेष प्रकार के सिक्कों से प्राप्त होती है, क्योंकि इन सिक्कों पर चंद्रगुप्त और उसकी रानी कुमार देवी का चित्र बना हुआ है। ये सिक्के सोने के बने हुए हैं। गुप्तों ने सिक्कों के वजन के लिए कुषाण प्रणाली के सोने के सिक्कों का अनुसरण किया, जिससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि गुप्त शासक कुषाण शासकों से संबंधित थे। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं शक्तिशाली गुप्त राजाओं के बारे में। तो पहला है हमारे पास समुद्रगुप्त, 335 से 375 सी। समुद्रगुप्त के बारे में हम डिटेल में जानते हैं। तो चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान राज्य एक साम्राज्य में विकसित हुआ। तो जो गुप्त राज्य था उसका काफी विस्तार हुआ। तो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत की बात की जाए तो जो हमें उनके राज्याभिषेक और विजय के बारे में जानकारी देते हैं वह है प्रयागराज प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति। इसकी रचना उनके दरबारी कवि हरिसेन ने की थी, जिन्होंने 33 पंक्तियों की रचना की थी, जिसको एक स्तंभ पर उकेरा गया था। प्रयागराज प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को एक असाधारण व्यक्ति और एक आदर्श राजा के रूप में चित्रित किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं गुप्त काल के प्रसार एवं सुदृढ़ीकरण की। तो गुप्त शक्ति के प्रसार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए समुद्रगुप्त ने विजयों की आक्रामक नीति को अपनाया। इससे उस प्रक्रिया का आरंभ हुआ जिसकी पराकाष्ठा गुप्त साम्राज्य के निर्माण के रूप में हुई। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं आर्यावर्त में सैनिक अभियानों के बारे में। तो अगर बात की जाए तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त में केवल एक बार अपना सैनिक अभियान किया है, परंतु कुछ अन्य इतिहासकारों का कहना है कि प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजयों का विवरण समयानुसार दिया गया है, जिसका यह अर्थ निकलता है कि समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत में 2 अभियान चलाए। तो अगर बात की जाए तो समुद्रगुप्त ने, अगर दक्षिण अभियानों की हम बात करें तो प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिणापथ या दक्षिण भारत के 12 शासकों के नाम दिए गए हैं जिनको समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। उन 12 शासकों के नामों के बारे में हमें डिटेल्स आने की आवश्यकता नहीं है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, अगर बात की जाए समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त या उत्तरी भारत के राजाओं की अपेक्षा दक्षिणापथ के राजाओं के प्रति पूर्णतया भिन्न नीति का अनुसरण किया। उसने आर्यावर्त के राजाओं को न केवल पराजित किया
बल्कि उनके राज्य गुप्त साम्राज्य के अभिन्न अंग बन गए। तो उत्तरी भारत में पराजित राजाओं के अगर नाम की बात करें तो वो इस प्रकार है: रुद्रदेव, मतिला, नागदत्त, चंद्रवर्मा, गणपति, नाग, नागसेन, अच्युत, नंदी, बलवर्मा और अन्य। तो बात की जाए प्रयाग प्रशस्ति के संकलनकर्ता जो कि हरिसेन है, हरिसेन द्वारा दिए गए विवरण में कुछ को बहुत बढ़ा चढ़ाकर लिखा गया है, परंतु कुछ इनमें उचित भी है। परंतु यह निश्चित है कि गुप्त साम्राज्य की आधारशिला समुद्रगुप्त द्वारा रखी गई और उसके उत्तराधिकारियों ने इसी आधारशिला पर गुप्त साम्राज्य का निर्माण किया। तो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में कहा जाए तो गुप्त अभिलेखों में यह लिखा गया है कि समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय था, लेकिन कुछ साहित्यिक स्रोतों और तांबे के सिक्कों के आधार पर यह कहा जाता है कि समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी रामगुप्त था। तो रामगुप्त के बारे में हम जानते हैं। तो अगर बात की जाए, विशाख दत्त ने अपने नाटक देवी चंद्रगुप्तम में लिखा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या की। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि रामगुप्त की शकों के हाथों पराजय होने वाली थी और अपने राज्य को बचाने के लिए वह अपनी पत्नी को शक राजा को समर्पित करने के लिए सहमत हो गया था। वहीं चंद्रगुप्त ने इसका विरोध किया और वह भेष बदलकर ध्रुव देवी के भेष में, जो कि रामदेव की पत्नी थी, ध्रुव देवी के भेष में शक राजा के शिविर में गया। उसने शक राजा के विरुद्ध सफलता प्राप्त की, परंतु इसी घटनाक्रम में उसने अपने भाई के प्रति शत्रुता के कारण उसने उसकी भी हत्या कर दी। कुछ अन्य ग्रंथों जैसे कि हर्षचरित, काव्य मीमांसा आदि में भी इस घटना का वर्णन मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने नाग राजकुमारी कुबेर नाग के साथ विवाह करके नागों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए और बाद में अपनी पुत्री का विवाह वाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया। नेक्स्ट है कि यद्यपि उसके शासनकाल की घटनाओं का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में हमें नहीं देखने को मिलता है, फिर भी चंद्रगुप्त के अभियानों एवं सफलताओं की सूचनाएं कुछ निश्चित अभिलेखों, साहित्यिक स्रोतों और सिक्कों से मिलती है। तो अगर बात की जाए, एक अभिलेख में कहा गया है कि वह संपूर्ण भूभाग को विजयी करने की आकांक्षा रखता था। शक शासकों के प्रदेशों की उसकी द्वारा विजय लगभग संपूर्ण थी, क्योंकि इस काल के बाद शकों द्वारा जारी किए गए सिक्के प्राप्त नहीं होते हैं। यद्यपि बिना किसी अवरोध के उनके द्वारा जारी किए गए पहली 4 शताब्दियों के सिक्के मिलते हैं। तो इस तरीके से पुष्टि होती है कि यहाँ पर उसके द्वारा जो विजय थी शक शासकों पर, वो संपूर्ण मानी जाती है। इस क्षेत्र के लिए गुप्त शासकों ने चंद्रगुप्त के समय से ही शकों के सिक्कों की भांति चांदी के सिक्कों के जारी किए थे। उन्होंने इन सिक्कों में केवल अपने विशेष चिन्हों को जोड़ा था, अन्यथा ये सिक्के शकों के सिक्के की भांति ही थे। बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय की शकों के विरुद्ध यह सफलता शकारी विक्रमादित्य परंपरा में बदल गई, जिसका अर्थ है विक्रमादित्य शकों का शत्रु था। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कुमार गुप्त प्रथम के बारे में, जिनका साम्राज्य था 414 सी से 454 सी तक। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कुमार गुप्त था। उसके विषय में हमें कुछ निश्चित अभिलेखों से एवं सिक्कों से सूचनाएं प्राप्त होती हैं, जो कि इस प्रकार हैं। पहला है प्रारंभिक काल का अभिलेख, जो बिलसाड़ एटा जिले से प्राप्त हुआ है और जिसकी तिथि 415 सी है। नेक्स्ट बात करते हैं करमदंद फैजाबाद से प्राप्त उसके मंत्री के अभिलेख में उल्लेख है कि उसकी प्रसिद्धि चारों समुद्र तक फैल गई थी। वहीं अगर बात की जाए मंदसौर शिला अभिलेख की, तो मंदसौर से प्राप्त शिला अभिलेख 436 सी में इसका निर्माण हुआ है। उसमें उल्लेख है कि कुमार गुप्त का शासन संपूर्ण भूभाग पर था। और वहीं दामोदरपुर ताम अभिलेखों से उसका उल्लेख महाराजाधिराज के रूप में हुआ है और उसने स्वयं को अपने साम्राज्य के सबसे बड़े प्रशासनिक क्षेत्र पुंड्रवर्धन का राज्यपाल नियुक्त किया।
तो कुमारगुप्त की अंतिम तिथि की बात की जाए तो कुमारगुप्त की अंतिम तिथि की जानकारी 445 सी वहीं गुप्त संवत 136 में दिनांकित उसके चांदी के सिक्कों से प्राप्त होती है। कुमारगुप्त प्रथम के शासन की बात की जाए तो कुमारगुप्त प्रथम का शासन पूर्व में मगध एवं बंगाल तक और पश्चिम में बात की जाए तो पश्चिम में गुजरात तक फैला हुआ था। कुमारगुप्त प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ का भी आयोजन किया था। नेक्स्ट गुप्त शासक है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी बना और संभवतः वह गुप्त वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था। स्कंदगुप्त के बाद भी अन्य गुप्त शासक थे, परंतु उनकी शक्ति और उनके साम्राज्य का विस्तार अन्य गुप्त शासकों की भांति नहीं था। तो स्कंदगुप्त यहाँ इस वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक माना जाता है। स्कंदगुप्त को अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए पुष्यमित्रों के साथ संघर्ष करना पड़ा था और इसी समय देश की उत्तर पश्चिमी सीमाओं के पार हुणों के आक्रमणों का सामना करना पड़ा। स्कंदगुप्त ने सफलतापूर्वक हुणों को पराजित किया, परंतु इन युद्धों के कारण साम्राज्य की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा और स्कंदगुप्त के द्वारा जारी किए गए सोने के सिक्के इस बात का प्रमाण है। प्रारंभिक शासकों के द्वारा जारी किए गए सोने के सिक्कों की तुलना में स्कंदगुप्त के द्वारा जारी किए गए सिक्कों में सोने की मात्रा काफी कम थी और यह भी कहा जाता है कि वह गुप्त वंश का वह अंतिम शासक था जिसने पश्चिमी भारत में चांदी के सिक्कों को भी जारी किया था। उसके जूनागढ़ अभिलेख में उल्लेख है कि उसने अपने शासनकाल में जनहित के कार्यों को भी किया। तो बात की जाए सुदर्शन झील, जिसका निर्माण मौर्य काल में हुआ था, वह भारी वर्षा के कारण फट गई थी, परंतु उसके शासन के प्रारंभिक वर्षों में उसके नियंत्रक पर्णदत्त ने इसकी मरम्मत कराई थी। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि राजा ने जनहित के कार्य भी किए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं स्कंदगुप्त के बाद के गुप्त शासकों की। तो यह बहुत स्पष्ट नहीं है कि स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों ने किस क्रम में शासन किया। वहीं अगर बात की जाए स्कंदगुप्त की तो स्कंदगुप्त भी स्वयं सिंहासन का उचित अधिकारी नहीं था। उसको सिंहासन प्राप्ति के लिए अन्य दावेदारों के साथ कठिन संघर्ष करना पड़ा था। यही कारण है कि एक मोहर अभिलेख में स्कंदगुप्त के बाद के शासकों के क्रम को स्कंदगुप्त से नहीं अपितु कुमारगुप्त प्रथम और उसके पुत्र पुरुगुप्त से उल्लेखित किया गया है। दूसरा यह भी संभव है कि गुप्त साम्राज्य का विभिन्न क्षेत्रों में विघटन स्कंदगुप्त के शासक के अंतिम वर्षों में ही प्रारंभ हो गया था। अभिलेखों में स्कंदगुप्त के जिन उत्तराधिकारी का उल्लेख हुआ है वे इस प्रकार हैं: बुद्धगुप्त, पैन्यगुप्त, भानगुप्त, नरसिंहगुप्त, बालादित्य, कुमारगुप्त द्वितीय और विष्णुगुप्त को गुप्त वंश का अंतिम शासक माना जाता है। इसकी कोई संभावना नहीं है कि इन शासकों ने विशाल साम्राज्य पर प्रारंभिक काल के गुप्त शासकों जैसे कि चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त प्रथम की भांति शासन किया हो। गुप्तों का शासन 550 सी तक जारी रहा, परंतु उनकी हास होती शक्ति का कोई महत्व नहीं रह गया था। तो ये थी बात स्कंदगुप्त के बाद के गुप्त शासकों की। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं गुप्त साम्राज्य का विघटन कैसे हुआ। तो इस भाग में हम उन कारणों का विवरण करेंगे जो गुप्त साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी थे। पहला है हुण आक्रमण। कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल से ही उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर हुणों ने आक्रमण करना शुरू कर दिया। हुण मध्य एशिया का एक कबीला था जो सफलतापूर्वक विभिन्न दिशाओं में बढ़ रहा था और जिसने उत्तर पश्चिमी भारत में कई स्थानों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। इसी प्रकार 5वीं शताब्दी के अंत में हुण सरकार तोरमण ने पश्चिमी एवं केंद्रीय भारत के अधिकतर भागों में विजय प्राप्त कर ली थी। इस प्रकार हुणों का आक्रमण विशेषकर उत्तर पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों में गुप्त साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध हुआ। तो ये थी बात गुप्त साम्राज्य के विघटन की। वहीं अगर बात की जाए तो क्या प्रशासनिक कमजोरियां रही गुप्त शासन काल में, तो जिन पराजित राजाओं ने गुप्त शासकों के सामंती प्रभुत्व को स्वीकार कर लिया था, उन स्थानीय सरदारों या राजाओं को पुनः स्थापित करने की नीति का अनुसरण गुप्त राजाओं ने किया। वास्तव में इन क्षेत्रों पर कठोर और प्रभावकारी नियंत्रण को स्थापित करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किए गए।
इस प्रकार यह स्वाभाविक था कि जब कभी भी उत्तराधिकार के प्रश्न या कमजोर राजा को लेकर गुप्त साम्राज्य में कोई संकट होता था तो उसके अंदर ही स्थानीय सरदार अपने स्वतंत्र प्रभुत्व को पुनः स्थापित कर लेते। इससे प्रत्येक गुप्त सम्राट के लिए एक समस्या होती और उसे अपने प्रभुत्व को पुनर्स्थापित करना पड़ता। वहीं अगर बात की जाए लगातार चलते सैन्य अभियानों की, जैसे कि हुण आक्रमणों को हमने डिस्कस किया, तो इन अभियानों के चलते राज्य के कोष पर अतिरिक्त भार पड़ता था। वहीं 5वीं शताब्दी ईस्वी के अंत और 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में कमजोर सम्राटों का लाभ उठाते हुए बहुत सी स्थानीय शक्तियों ने पुनः अपने प्रभुत्व को स्थापित कर लिया था, क्योंकि बाद के गुप्त शासक उतने शक्तिशाली नहीं थे जितने कि चंद्रगुप्त और कुमारगुप्त थे। तो अन्य कारणों की अगर हम बात करें तो उदाहरण के लिए गुप्त शासकों ने ब्राह्मणों को भूमि दान के पत्र जारी किए और इस प्रक्रिया के दौरान उन्होंने अपने राजस्व एवं प्रशासनिक अधिकारों को दान मिलने वालों के पक्ष में समर्पित कर दिया। ऐसा विश्वास किया जाता है कि सामंत व्यवस्था के अंतर्गत सामंतों ने, जो केंद्रीय शक्ति के सहायक के रूप में शासन करते थे, गुप्त काल में अपनी शक्ति को मजबूत करना शुरू कर दिया। इसी के कारण गुप्त शासकों का प्रशासन कमजोर होने लगा। वहीं इस समय कोई भी संदेह नहीं है कि शाही परिवार के आंतरिक विभाजनों ने स्थानीय सरदारों या नियंत्रकों के हाथों में शक्ति के सुदृढ़ीकरण और साम्राज्य की कमजोर प्रशासनिक व्यवस्था ने गुप्त साम्राज्य के विघटन में योगदान दिया। तो ये थी बात गुप्त साम्राज्य में प्रशासनिक कमजोरियों की। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो गुप्त काल से पूछे। पहला क्वेश्चन है, गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया? ऑप्शन है 319 से 500 ईस्वी, 319 से 324, 325 से 375 या 566 से 597। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। गुप्त वंश ने लगभग 275 से 550 ईस्वी तक शासन किया। इस वंश की स्थापना लगभग 275 ईस्वी में महाराज श्रीगुप्त द्वारा की गई थी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेधों का संपादन किया था? ऑप्शन है पुष्यमित्र शुंग, प्रवरसेन प्रथम, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्रवरसेन प्रथम। तो जो कि वाकाटक शासक था, प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया। इसके साथ ही उसने अनेक वैदिक यज्ञ भी किए। तो ऑप्शन नंबर बी, प्रवरसेन प्रथम इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, अशोक महान या समुद्रगुप्त। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो वहीं बात की जाए, इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी थी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का सेम क्वेश्चन है, नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो अभी हमने पढ़ा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रम द्वितीय, कुमारगुप्त या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य का एक अन्य नाम देवगुप्त भी था। उनके अन्य नामों की बात की जाए तो उनके अन्य नाम देवराज और देवश्री भी मिलते हैं। ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की वह था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या श्रीगुप्त। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। तो बात की जाए नालंदा एवं गया के ताम्रपत्रों के अनुसार समुद्रगुप्त वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सेम क्वेश्चन है, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त था। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने डिस्कस किया इसके बारे में।
अगला प्रश्न है, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से संबद्ध है? ऑप्शंस हैं महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या समुद्रगुप्त। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी बोथ। तो इलाहाबाद या प्रयागराज का अशोक स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त के साथ साथ बात की जाए समुद्रगुप्त जिनका शासन 375 से 335 से 375 ईस्वी के बीच रहा, और स्तंभ पर समुद्रगुप्त के हरिसेन ने समुद्रगुप्त के शासनकाल में जो हरिसेन थे उन्होंने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी दोनों ही इस प्रश्न के सही उत्तर हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य के, चंद्रगुप्त प्रथम के, चंद्रगुप्त द्वितीय के या समुद्रगुप्त के। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 10 की, तो प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है? तो समुद्रगुप्त इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था? ऑप्शंस हैं शिवगुप्त, सोमेश्वर देव, महेंद्र, महिपाल या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी महेंद्र। तो प्रयाग प्रशस्ति की 19वीं और 20वीं पंक्तियों में दक्षिणापथ के 12 राज्यों और साथ ही साथ उनके राजाओं के नाम मिलते हैं। प्रयाग प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि कौशल का राजा महेंद्र था। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कौशल के शासक का क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर सी महेंद्र इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? ये आरओ में पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ऑप्शन है यहाँ पर जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या दारा शिकोह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए जहांगीर। तो प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसकी रचना हरिसेन ने की थी, और बात की जाए तो कनिंघम के मतानुसार यह लेख मूलतः कौशाम्बी में खुदवाया गया था। अकबर ने इसे कौशाम्बी से मंगाकर प्रयागराज के किले में स्थापित करवाया। इस पर जहांगीर का एक लेख मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथिव्या प्रथम वीर उपाधि थी। ऑप्शंस हैं समुद्रगुप्त की, राजेंद्र प्रथम की, अमोघ वर्ष की या गौतमी पुत्र सातकर्णी की। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त की। इस प्रश्न की बात की जाए तो इतिहासकार तेजराम शर्मा ने अपनी पुस्तक ए पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द इंपीरियल गुप्ताज में उल्लेख किया है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया, जिसके बाद उसने पृथिव्यामा प्रथम वीर की उपाधि ग्रहण की। इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर कोई भी प्रतिद्वंदी ना हो। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, यहाँ पर निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है और सही उत्तर चुनना है। पहला कथन है हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था। कथन नंबर 2 है उसने देवी चंद्रगुप्तम महाकाव्य की रचना की। और कथन नंबर 3 है वह प्रयाग प्रशस्ति का भी रचयिता था। यहाँ पर आपको चुनना है सही उत्तर क्या है, यानी कि सही कथन कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर बात की जाए पहले कथन की कि हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था, जो कि सही है। सेकंड स्टेटमेंट की बात की जाए उसने देवी चंद्र गुप्तम महाकाव्य की रचना की। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि देवी चंद्र गुप्तम नाटक की रचना विशाख दत्त ने की थी, ना कि हरिसेन ने। थर्ड स्टेटमेंट है वह प्रयाग प्रशस्ति का भी रचयिता था, जो कि सही स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट कथन नंबर 1 और कथन नंबर 3 यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो यहाँ पर सूची फर्स्ट में दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश और उनके राज्यों के बारे में पूछा गया है। आपको सही मिलान करना है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए धनंजय की, तो धनंजय का राज्य था इन दिए गए राज्यों में कुशतलपुर।
तो ए का 3 सही मिलान है। वहीं नीलराज की बात की जाए तो नीलराज का राज्य था अवमुक्त, और उग्रसेन का सही मिलान है पालक का, और विष्णुगुप्त का सही मिलान है कांची। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ए का 3 दैट इज कुस्तलपुर, धनंजय का राज्य कुस्तलपुर, बी नीलराज का अवमुक्त, उग्रसेन का पालक का और विष्णुगुप्त का कांची। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? यहाँ पर ऑप्शन है अशोक, चंद्र, हर्ष या अनंगपाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चंद्र। तो दिल्ली में महरौली नामक स्थान से महरौली लौह स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है, जो कि वर्तमान में कुतुब मीनार के समीप है। इसमें चंद्र नामक किसी राजा की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? ऑप्शन है श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त या प्रयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय, जैसा कि हमने डिस्कस किया था। समुद्रगुप्त के पश्चात उसका पुत्र रामगुप्त शासक बनता है, लेकिन शकों के आक्रमण का विरोध न करने के कारण उसके भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या कर उसकी पत्नी ध्रुव देवी से विवाह कर लिया था और साथ ही साथ शकों के विरुद्ध विजय प्राप्त की थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? यहाँ ऑप्शन है मौर्य, कुषाण, गुप्त या शुंग। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गुप्त। तो गुप्त राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यधिक विचलित हुआ था। अगला प्रश्न है, हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शंस हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में या स्कंदगुप्त के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर डी, बुद्धगुप्त के शासनकाल में। तो हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था स्कंदगुप्त के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हूणों पर विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त या भानुगुप्त। तो स्कंदगुप्त ने हूणों पर विजय प्राप्त की थी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी स्कंदगुप्त इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 में कह रहा है, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? ऑप्शन है भीतरी स्तंभ अभिलेख, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, मंदसौर अभिलेख या उदयगिरी अभिलेख। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भीतरी स्तंभ लेख। तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में सैदपुर तहसील में भीतरी नामक स्थान से भीतरी स्तंभ लेख मिलता है। इसमें पुष्यमित्रों और हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। उल्लेखनीय है कि हूणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ, जिसमें वे स्कंदगुप्त से बुरी तरह पराजित हुए थे। तो ऑप्शन नंबर ए, भीतरी स्तंभ लेख इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे। ऑप्शन से निम्नलिखित कथनों में कौन सा कारण नहीं था? आपको बताना है इसमें से गुप्त साम्राज्य के कथन के लिए कौन सा कारण नहीं था। तो ऑप्शन से यहाँ पर हूण आक्रमण, प्रशासन का सामंतीय ढांचा, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना या ऑप्शन नंबर डी, अरब आक्रमण। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अरब आक्रमण। तो गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों में से अरबों का भारत पर आक्रमण इसके लिए उत्तरदायी नहीं था। भारत पर अरब का आक्रमण गुप्तों के पतन के बहुत बाद हुआ है, जिसे हम पूर्व मध्यकाल कह सकते हैं। पूर्व मध्यकाल में अरब ने आक्रमण किया था, जो कि गुप्तों के समकालीन नहीं था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 26, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, या जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है। इसने गुप्त काल में रुपये क्या रूपक कहा जाता था।
निम्न रजत सिक्कों को रुपये क्या रूपक कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक मुद्राओं के ही अनुकरण पर रजत मुद्राओं को उत्कीर्ण करवाया। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? आपको सही कथन बताने हैं। पहला कथन है शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं। स्टेटमेंट नंबर 2, इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन इनकम्प्लीट। यहाँ पर आपको बताना है कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो दोनों ही कथन सही हैं। तो शक विजय के उपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों के अनुकरण पर पहली बार रजत मुद्राओं को प्रचलित किया था। और मुद्राओं का वजन सामान्यतः 30 से 33 ग्रेन होता था, इसलिए हमारे यहाँ पर दिए गए दोनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त या श्रीगुप्त। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान ने भारत के विभिन्न स्थानों की यात्रा की थी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ ऑप्शन से कुमारगुप्त फर्स्ट मंदसौर अभिलेख, पथिक तक्षशिला अभिलेख, प्रभावती गुप्ता उदयगिरी गुहा अभिलेख, समुद्रगुप्त एरण अभिलेख। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, प्रभावती गुप्ता उदयगिरी गुहा अभिलेख, जो कि सुमेलित नहीं है। तो उदयगिरी गुहा अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गलत है और यहाँ पर सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो सी सही उत्तर होगा। बाकी के दिए गए कुमारगुप्त प्रथम का मंदसौर अभिलेख और पथिक तक्षशिला अभिलेख और समुद्रगुप्त एरण अभिलेख ये सारे सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? ऑप्शन है दशपुर अभिलेख, सोहगरा अभिलेख, सुपिया अभिलेख या एरण अभिलेख। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, दशपुर अभिलेख। दशपुर अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है। इसे मंदसौर अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। यह गुप्त सम्राट कुमारगुप्त द्वितीय के शासनकाल का एक प्रसिद्ध अभिलेख है। इसमें तत्कालीन लाट देश के रेशम व्यापारियों का दशपुर में आकर बस जाने का प्रमुख वर्णन है। तो ऑप्शन नंबर ए, दशपुर अभिलेख इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है? ऑप्शन हैं स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त या कुमारगुप्त प्रथम। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कुमारगुप्त प्रथम। तो कुमारगुप्त प्रथम का समकालीन वत्स भट्ट एक स्थानीय कवि था। उसने मालवा में मंदसौर प्रशस्ति की रचना की थी। यहाँ पर हमें यही पता चलता है कि मंदसौर प्रशस्ति की रचना किसने की थी? मंदसौर प्रशस्ति की रचना वत्स भट्ट ने की थी। मंदसौर प्रशस्ति कुमारगुप्त प्रथम की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करती है। इस प्रशस्ति में तंतुवाय श्रेणी संगठन का वर्णन किया गया है। वहीं साथ ही सूर्य मंदिर के वर्णन से उस नगर में प्रचलित सूर्योपासना की धार्मिक भावना को तथा मालवा में प्रचलित शिखादीप्त प्राचीन मंदिरों की वास्तुगत विशेषताओं का भी निरूपण किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, कुमारगुप्त प्रथम इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित किस शिलालेख से मिलती है? ऑप्शन हैं दशपुर शिलालेख, प्रयाग प्रशस्ति, एरण शिलालेख या हाथी गुम्फा शिलालेख। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, दशपुर शिलालेख। तो दशपुर शिलालेख गुप्त शासक कुमारगुप्त के शासनकाल का है। इस लेख में कुमारगुप्त के राज्यपाल बंधु वर्मा का उल्लेख मिलता है। इसमें सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। यहाँ से प्राप्त लेख में पट्टवाई श्रेणी तथा इंदौर लेख में तैलिक श्रेणी का उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। शासकों को उनकी रानियों से उचित मिलान करना है। सबसे पहले बात की जाए चंद्रगुप्त की रानी, यहाँ पर कुमार देवी। समुद्रगुप्त की रानी की बात की जाए तो दत्ता देवी उचित मिलान है। चंद्रगुप्त द्वितीय का उचित मिलान है कुबेर नागा और कुमारगुप्त प्रथम का उचित मिलान है अनंत देवी। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए,
ए का 3 चंद्रगुप्त कुमार देवी, बी का 1 समुद्रगुप्त दत्ता देवी, सी का 2 चंद्रगुप्त द्वितीय कुबेर नागा और कुमारगुप्त प्रथम का अनंत देवी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा की तीसरी शताब्दी से जबकि हुन आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया था, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए। ऑप्शन है अफ्रीकी व्यापार पर, पश्चिमी यूरोपीय व्यापार पर, दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर या मध्य पूर्वी व्यापार पर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पूर्वी एशियाई व्यापार पर। तो ईसा की तीसरी सदी से जब हुन आक्रमण से रोमन साम्राज्य का पतन हो गया तो भारतीय दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर अधिक निर्भर हो गए। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित था। तो ऑप्शन है ताम्रलिप्ति, भड़ौच, कल्याण या कॉम्बे। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ताम्रलिप्ति। तो गुप्त काल में ताम्रलिप्ति बंगाल का एक प्रमुख पत्तन या बंदरगाह था, जहां से उत्तर भारतीय व्यापार दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, श्रीलंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ होता था। पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह भृगु कच्छ या भड़ौच था, जहां से उत्तर भारत का पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। गुप्त काल में उत्तर भारत का सर्वाधिक व्यापार दक्षिण पूर्व एशिया से होता था, अतः इस काल का प्रमुख बंदरगाह ताम्रलिप्ति था। परंतु अन्य बंदरगाहों जैसे जो ऑप्शन मेंशन है भड़ौच, कल्याण या कॉम्बे आदि से भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था। तो दिए गए ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सर्वाधिक उपयुक्त आंसर है। अब ताम्रलिप्ति इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था। कल्याण, ताम्रलिप्ति, भड़ौच, कॉम्बे या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से एक से अधिक इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। निम्नलिखित में से कौन सी बंगाल की खाड़ी की इस उत्कृष्ट आरंभिक समुद्री इतिहास की सबसे विश्वसनीय व्याख्याएं हो सकती हैं। यहाँ पर ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए, प्राचीन काल तथा मध्यकाल में भारत के पास दूसरों की तुलना में अति उत्तम पोत निर्माण तकनीकी उपलब्ध थी। अभी इस उद्देश्य के लिए दक्षिण भारतीय शासकों ने व्यापारियों, ब्राह्मण, पुजारियों और बौद्ध भिक्षुओं को सदा संरक्षण दिया। ऑप्शन नंबर सी, बंगाल की खाड़ी में चलने वाले मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया। ऑप्शन नंबर डी, इस संबंध में ए तथा बी दोनों ही विश्वसनीय व्याख्याएं हैं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बंगाल की खाड़ी में चलने वाले मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था। तो इस प्रश्न की बात की जाए तो भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपना आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। इसका प्रमुख कारण बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसून हवाओं के द्वारा समुद्री यात्रा का सुगम होना था। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। कथन नंबर एक है, प्रत्येक श्रेणी राज्य के एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। कथन नंबर दो है, श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। या कथन नंबर तीन, श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। तो यहाँ पर सही उत्तर चुनना है कौन कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पर बात की जाए प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था में श्रेणियों का विशेष महत्व था। ये संगठन व्यापारियों के द्वारा उनके व्यापार के समुचित संचालन के लिए स्थापित किए जाते थे। श्रेणियों का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था तथा श्रेणियों के द्वारा ही सदस्यों के वेतन, काम करने के नियम, मानकों एवं कीमतों का निर्धारण किया जाता था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कथन नंबर दो सही है। नेक्स्ट बात की जाए कथन नंबर तीन, यहाँ पर कथन नंबर तीन की बात की जाए तो राजा का श्रेणियों के संचालन में कोई हस्तक्षेप नहीं होता था, श्रेणियां अपने नियम स्वयं ही बनाती थी। तो यहाँ पर कथन नंबर तीन भी उचित है। केवल 2 और 3 यहाँ पर कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन
एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? ऑप्शन है वस्त्र उत्पादन, बहुमूल्य मणि एवं रत्न, हस्तशिल्प या अफीम की खेती। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, वस्त्र उत्पादन। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिलनाडु वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? ऑप्शन है यहाँ पर प्राचीन हिंदू जनश्रुति के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में, या एक आर्य और राजकुमार और एक कबीली महिला की प्रेम कथा के बारे में, या ऑप्शन नंबर सी दो आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष की कथा के बारे में, ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भी संधियों के बारे में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भी संधियों के बारे में। तो अगर उस प्रश्न की बात की जाए तो डॉक्टर के.पी. जायसवाल ने विशाखदत्त को चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन बताया है। उनके नाटक मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के कृत्यों पर प्रकाश पड़ता है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भी संधियों का वर्णन किया गया है। तो इस वजह से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन काल में किस वर्ण को सार्थवादी कहा जाता है? ऑप्शन है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वैश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है सौमिल, शूद्रक, शौनक या सुश्रुत। तो सबसे पहले हम बात करें यदि सुश्रुत की, तो सुश्रुत को शल्य क्रिया का जनक कहा जाता है और ये काशी के रहने वाले थे। इनका जन्म लगभग 600 ईसा पूर्व माना जाता है। वहीं अगर हम शौनक की बात करें तो शौनक ऋग्वेद कालीन ऋषि थे और शूद्रक गुप्त कालीन नाटककार थे। वहीं सौमिल्य गुप्त कालीन नाटककार हैं जिसे कालिदास ने भास और कविपुत्र के साथ याद किया है। इस प्रकार गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में उपयुक्त में से किसी ने भी कार्य नहीं किया था दिए गए ऑप्शंस में, सौमिल्य, शूद्रक, शौनक और सुश्रुत ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट बात की जाए क्वेश्चन नंबर 43, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन है सुश्रुत, सौमिल, शूद्रक, शौनक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? ऑप्शन है धन्वंतरी, भास्कराचार्य, चरक या सुश्रुत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भास्कराचार्य। तो भास्कराचार्य का प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है। तो अगर भास्कराचार्य की बात की जाए तो भास्कराचार्य प्रख्यात खगोलज्ञ एवं गणितज्ञ थे। उन्होंने सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ की रचना की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अन्य सभी प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित हैं, धन्वंतरी, चरक या और सुश्रुत। अगला प्रश्न है लीलावती के लेखक कौन थे? ऑप्शन है महावीराचार्य, हेमचंद्राचार्य, भास्कराचार्य और कालकाचार्य। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भास्कराचार्य। तो लीलावती की रचना प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया, तो भास्कराचार्य ने की थी। यह गणित विषय का महत्वपूर्ण ग्रंथ है और संस्कृत भाषा में काव्यात्मक शैली में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है प्राचीनकालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन नंबर 1 है प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। तीसरी शती ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो गया था। या 5वीं शती ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था। और कथन नंबर 4 है 7वीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पर कथन नंबर 1, कथन नंबर 3 और कथन नंबर 4 सही है। तो इस प्रश्न की अगर बात की जाए तो प्राचीन काल वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में उल्लेखनीय रहा है।
इस काल में प्रथम शताब्दी ईस्वी तक शल्य क्रिया में काम आने वाले विभिन्न प्रकार के उपकरणों का उपयोग होता था। तो कथन नंबर 1 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, किंतु उस काल या उसके बाद में अंग प्रत्यारोपण संभव नहीं हो सका था। कथन नंबर 2 यहाँ पर गलत है। अब आगे चलते हैं। तो गुप्त काल में गणित के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई। पांचवी शती ईस्वी तक भारत में त्रिकोणमिति में ज्या यानी कि साइन, कोज्या दैट इज कोसाइन, और उत्क्रमजा दैट इज इनवर्स साइन के सिद्धांत ज्ञात हो चुके थे। यहाँ पर कथन नंबर 3 भी सही है। और सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टी में इनका उल्लेख है। 7वीं शती ईस्वी में ब्रह्मगुप्त द्वारा चक्री चतुर्भुज के सिद्धांत का वर्णन मिलता है। तो यहाँ पर चौथा कथन भी सही है। कथन नंबर 1, कथन नंबर 3 और कथन नंबर 4 ऑप्शन नंबर सी में अवेलेबल है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारतीय यात्रा में पाहियान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया है। यह स्थित था। ऑप्शन है उज्जैन, कौशाम्बी, ताम्रलिप्ति या पाटलिपुत्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पाटलिपुत्र। तो चीनी यात्री फाहियान गुप्त काल में भारत आया था। उसने उल्लेख किया है कि पाटलिपुत्र नगर के धनिकों ने एक बड़े अस्पताल की स्थापना की थी, जहां निर्धनों को निःशुल्क दवाएं और भोजन उपलब्ध कराया जाता था। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है, पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्न में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था। ऑप्शन है वररुचि, शंकु, छपड़क या अमरसिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, छपड़क। इस प्रश्न की बात की जाए तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के कुशल शासन की प्रशंसा चीनी यात्री फाहियान ने भी की है। इनके नवरत्नों की प्रसिद्धि सर्वकालिक रही है। नवरत्नों में सर्वोत्कृष्ट महाकवि कालिदास थे, जबकि छपड़क रत्न फलित ज्योतिषी दैट इज एस्ट्रोलॉजर थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कालिदास किसके शासनकाल में थे। ऑप्शन है समुद्रगुप्त, अशोक महान, चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त द्वितीय। तो कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के शासनकाल में थे। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। ऑप्शन से आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर या उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। इनकी प्रमुख कृति आर्यभट्टी है। इन्होंने गणित के विविध नियमों का प्रतिपादन किया तथा सर्वप्रथम यह खोज की पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर परिभ्रमण करती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो ये थे गुप्त काल से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। रिमेनिंग क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा, तो आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू।